नमस्कार दोस्तों, आज के अब टेस्ट सीरीज वापस लेके आए हैं हार्मोन्स की ग्रंथियों की। आपको हर पेपर की तैयारी कराने के लिए हम तत्पर हैं। ध्यान रखें, नहीं दी जाती तालीम परिंदों को उड़ जाने की, नहीं दी जाती तालीम परिंदों को उड़ जाने की, और बेखौफ उड़ा करते हैं जिन्हें डर नहीं कभी गिर जाने का। तो ध्यान रखें मित्रों, जब तक आप टेस्ट सीरीज को सोल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। इसलिए आप टेस्ट सीरीज को आप समझिए, क्वेश्चनों का आप डिक्लेरेशन देखिए कि किस तरह आपको सही आंसर आ रहा है, क्योंकि मिलते जुलते ही प्रश्न हर एग्जाम में हर पारी के अंदर आते हैं। वहीं से आपको ढूंढना है कि अब नया प्रश्न किस प्रकार आएगा। तो देखो मित्रों, पहला प्रश्न देखते हैं हम। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो देखिए मित्रों, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहां होता है मित्रों? देखिए, आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहां होता है। यकृत में, लीवर में, अग्नाशय में, पित्ताशय में या अधिवृक्क एड्रिनल में। तो आपको सब जानते ही हो किसे, अग्नाशय में। किसमें होता है मित्रों? अग्नाशय में। तो आप समझिए अग्नाशय के बारे में। आप देखिए, आपने जे आकार की थैली किसे, स्टोमक होती है। स्टोमक के नीचे यू आकार की संरचना, यहां पर हल्की पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पेंक्रियास। क्या कहते हैं? पेंक्रियास। और इसी का नाम क्या है मित्रों? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। ध्यान रखिए, ये अग्नाशय रस स्त्रावित करती है। ये पत्तीनुमा संरचना होती है जिसमें छोटे छोटे गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं लैंगरहैंस। क्या कहते हैं मित्रों? लैंगरहैंस। लैंगरहैंस समूह कहते हैं। इस अग्नाशय के अंदर 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा और गामा। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिनसे ध्यान रखिए, अल्फा से क्या स्त्रावित होता है मित्रों? ग्लूकोगोन। क्या होता है? ग्लूकोगोन। और इससे क्या होता है? इंसुलिन। और इससे होता है सोमेटोस्टेटिन। तो ध्यान रखिए मित्रों, आपसे पूछा है इंसुलिन हार्मोन। क्या पूछा है? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन कहां स्त्रावित हो रहा है? ये कौन सी कोशिकाओं से? बीटा कोशिका से। अग्नाशय की बीटा कोशिका से, अग्नाशय की बीटा कोशिका से क्या बनता है मित्रों? इंसुलिन। क्या बनता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या कार्य करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त में क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज का। बिल्कुल, इंसुलिन का आंसर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। आप समझिए, अगर ये टेस्ट सीरीज आप ढंग से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपका ये ग्रंथियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर प्रश्न आना नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जो पुरानी भर्तियों में आए हैं और उनसे किस प्रकार प्रश्न नए बन सकते हैं। देखो मित्रों, आप देखिए, सूची का मिलान करना। किसका मिलान करना? सूचियों का मिलान करना। यहां पर देखिए, ये पशु परिचर 2023-24 के अंदर आया हुआ पेपर है मित्रों। आप देखो, ग्रंथियों का पूछा है इसने। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? एड्रिनल कहां होती है? थाइमस कहां होती है? आपको जैसे जनरली पता है कि सिर के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है मित्रों? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। गले में कौन सी पाई जाती है? थायराइड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? थायराइड। और आपको मित्रों पता है कि हृदय से ऊपर, हृदय के ऊपर, यहाँ पर छाती पर, वक्ष पर, हृदय से ऊपर वक्ष पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। और किडनी के ऊपर बात करें तो किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? टोपिनुमा संरचना में एड्रिनल। कौन सी मित्रों? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। यदि आपको ये पता है तो ऑटोमेटिक आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखो, जैसे आपको जो पहले पता है, सबसे पहले मिलान कर लीजिए। पीयूष ग्रंथि सब जानते हैं, मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में। यानी ए का आंसर क्या आएगा? सेकंड। तो ए का आंसर देखिए आप, सेकंड। पहला ए की ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो, इसमें ए का आंसर ABCD। पहले का आंसर कौन सा है यहाँ पर? सेकंड। तो पहले का ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए आपकी किस्मत, देखिए पहले ही बार में आपने पूरा राइट आंसर लगा दिया है। दूसरा आंसर देखिए थायराइड। थायराइड कहां पाई जाती है? गर्दन में, यानी बी का सी। एड्रिनल कहां पाई जाती है? मैंने बताया आपको वृक्क में, यानी किडनी के ऊपर। थाइमस कहां पाई जाती है? वक्ष पर। वक्ष आ जाए आंसर, ध्यान रखें, या आ जाए हृदय के ऊपर, हृदय के ऊपर, तो भी ध्यान रखें आंसर क्या आएगा? थाइमस। क्या आएगा? थाइमस ग्रंथि। ध्यान रखें, इसे चमत्कारी, चमत्कारी ग्रंथि कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? चमत्कारी ग्रंथि। चमत्कारी ग्रंथि थाइमस को कहते हैं, क्योंकि ये बाल्य अवस्था से बढ़ती है, युवा अवस्था तक बढ़ती जाती है, धीरे धीरे उम्र के साथ ये लुप्त हो जाती है। वृद्ध अवस्था में थाइमस लुप्त हो जाती है। ध्यान रखें, थाइमस ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है। वृद्ध अवस्था में क्या होती है मित्रों? वृद्धावस्था में लुप्त ग्रंथि। आ जाए प्रश्न तो ध्यान रखें, वृद्धावस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि कौन सी है मित्रों? थाइमस। ये एक चमत्कारी ग्रंथि मानी जाती है, क्योंकि ये पहले तो बढ़ती है, लेकिन युवा अवस्था के बाद धीरे धीरे ये कम होने लग जाती है और अंत में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ये प्रतिरक्षी क्षमता प्रदान करती है। प्रतिरक्षी, ये शरीर के अंदर क्या बनाती है? प्रतिरक्षी क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में सहायक होती है। इसीलिए आपने सुना होगा बुढ़ापे की चोट जल्दी ठीक नहीं होती, के कारण क्या है? वहां पर थाइमस नहीं पाई जाती, क्योंकि जो प्रतिरक्षी क्षमता बनाती है वो बनाने की क्षमता क्या हो जाती है? उनमें नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि थाइमस क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो ये प्रश्न दो तरह से आ सकता है मित्रों। एक तो मिलान करने में आ सकता है, जैसे थाइमस का आपको पता नहीं था। दूसरा ध्यान रखिए, थाइमस एक चमत्कारी ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये युवावस्था से युवा तक तो बढ़ती है, वृद्ध अवस्था में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। क्या करती है? प्रतिरक्षी क्षमता बनाए रखती है। टी लिम्फोसाइट का परीक्षण केंद्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी का प्रश्न, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का परीक्षण केंद्र, टी लिम्फोसाइट का परीक्षण केंद्र किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिए मित्रों, थाइमस को। किसे कहते हैं? थाइमस को। इस तरह आपको इसके बारे में पता रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि है, तो ध्यान रखिए, इनके बारे में आप जानते हो। पर ध्यान रखिए, थाइमस का प्रश्न नया है, यह आपको दोबारा आ सकता है। इसकी दो चार चीजें याद रखनी है आपको। वृद्ध अवस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि, प्रतिरक्षी क्षमता देने वाली ग्रंथि, टी लिम्फोसाइट का परीक्षण केंद्र, हृदय के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि। ठीक मित्रों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए मित्रों, बात करें हम मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथि किस प्रकार का रूपांतरण है? तो होलोनेफ्रिक, एप्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक या एक्राइनोनेफ्रिक, तो कौन सी है तेलीय ग्रंथि? तो तेलीय ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। तो तेलीय ग्रंथि आ जाए मित्रों, श्वेत आ जाए, या दुग्ध ग्रंथि आ जाए। इनमें अधिकांश में कौन से आती है मित्रों? एपोक्राइन ग्रंथि। कौन से आती है? ग्रंथियों कौन सा प्रकार है? एपोक्राइन ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न देखो मित्रों, मानव इंसुलिन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन चयन कीजिए। आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न लेटेस्ट प्रश्न है और आने की संभावना है। मानव इंसुलिन के संदर्भ में, इंसुलिन सबने सुन रखा है नाम, और आप देखिए इंसुलिन का कितना बेहतरीन प्रश्न है। आप इंसुलिन के लिए, मानव इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। दूसरा है, ये दोनों श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं होती है। ये दो श्रृंखलाएं ए और वाई श्रृंखलाएं होती है। ड्रग हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड या टुकड़ा जुड़ा होता है। तो ध्यान रखें मित्रों, यहां पर सी नहीं पाया जाता, दूसरा ए और वाई नहीं पाया जाता। तो आंसर, सटीक आंसर क्या बैठ गया? मानव इंसुलिन की छोटी पेप्टाइड श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। दो श्रृंखला ए और बी, दो श्रृंखलाएं पाई जाती है, बिल्कुल सही है, दो श्रृंखलाएं पाई जाती है। और डी कौन सा? प्राक यानी प्रो हार्मोन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड, बिल्कुल सही, जुड़ा होता है।
इसके साथ सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खंड जुड़ा होता है, यानी कौन सा आ गया, ए, बी और डी। बहुत बेहतरीन प्रश्न मित्रों, नया लेटेस्ट प्रश्न है। तो ध्यान रखिए, ये इंसुलिन के अंदर गया है और इंसुलिन की संरचना को, स्ट्रक्चर को बताया इसमें कि इंसुलिन जो है छोटी दो पेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और ये दो श्रृंखलाएं होती है ए और बी, और इसमें जो हार्मोन होते हैं वो सी पेप्टाइड के अतिरिक्त एक खंड और जुड़ा होता है, जिसके टुकड़े यानी भाग जुड़े होते हैं, जो हेमीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हेमीपेप्टाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम मित्रों, 5वां प्रश्न। खाली स्थान देखिए, बच्चों में सबसे बड़ा या बड़ी होती है, लेकिन यौवन अवस्था की शुरुआत के साथ साथ अंत में वह सिकुड़ जाती है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित, वृद्ध अवस्था द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। वसा द्वारा यानी वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, वृद्धावस्था में ये लुप्त हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। तो यह ध्यान रखिए मित्रों, क्या आएगा, वृद्धावस्था। क्या आएगा, वृद्धावस्था। बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है, हट जाती है। तो देखो सीईटी स्नातक स्तर में ये आया हुआ है जस्ट पहली, और थोड़ी देर पहले ही उस ग्रंथि का हमने जिक्र भी करा है। वो प्रश्न आपको वापस सामने मिल गया, जो बाल्यावस्था से, बचपन से बात करें, बच्चे से लेकर युवावस्था तक बढ़ती है, युवावस्था तक जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, लुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। कौन सी ग्रंथि है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने मित्रों, कौन सी आ जाएगी, थाइमस। कौन सी आ जाएगी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि बचपन में क्या होती है, बढ़ती जाती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, युवावस्था के बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये कम होने लग जाती है, और क्या करती है, प्रतिरक्षी क्षमता देती है। कौन सी क्षमता देती है, प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है, थाइमस ग्रंथि। ठीक मित्रों, हम बात करें डिम वाहिनी नलिकाओं को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। ये भी अभी लेटेस्ट आया भर्तियों में, डिम वाहिनी। तो आपको पता है डिम वाहिनी का नाम क्या है, अंडवाहिनी। क्या नाम है, अंडवाहिनी। फेलोपियन नलिका भी कहते हैं इसको, फेलोपियन नलिका। तो ध्यान रखें मित्रों, फेलोपियन नलिका प्रश्न पहले आ चुका है, फेलोपियन नलिका, और फेलोपियन नलिका को अंडवाहिनी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, डिम वाहिनी। तो ध्यान रखें, निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया, निषेचन क्रिया संपन्न होती है। तो कहाँ संपन्न होती है मित्रों, फेलोपियन नलिका में। कहाँ होती है, फेलोपियन नलिका में। निषेचन का अर्थ क्या होता है मित्रों, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु के संलयन को, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को कहते हैं मित्रों निषेचन कहते हैं। और निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में। और फेलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का मिलना निषेचन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी से के कारण कौन सा रोग हो जाता है। थायराइड को अच्छी तरह आप जानते हो, गले के अंदर पाई जाती है थायराइड। थायराइड कहाँ पाई जाती है मित्रों, अभी बात करिए हमने गले में। कहाँ पाई जाती है, गले में इस तरह की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर ये गले के अंदर एच आकार की संरचना कैसी होती है मित्रों, एच आकार की संरचना थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। वो ये किसको करती है, उपापचय मेटाबॉलिज्म की दर नियंत्रित करती है। ठीक, दूसरा ये कौन सा हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन देती है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन मित्रों, थायरोक्सिन हार्मोन। संबंध किससे, T3 व T4 से। थायरोक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंट्रोल करता है,
और ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। आयोडीन किसकी मात्रा को? आयोडीन की मात्रा को। इसकी कमी से क्या होता है मित्रों? इसकी कमी से क्या होता है? घेंगा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंगा, जिसका नाम ग्वाइटर भी है। क्या है? ग्वाइटर भी है। और इसका नाम क्या दूसरा? गलगंड भी है। तो घेंगा रोग, गलगंड रोग, ग्वाइटर रोग, ये सब किसके? आयोडीन की कमी से होता है। गला बाहर सूज कर बाहर आ जाता है, और गला बाहर सूज कर आ जाना क्या है? घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग कहलाता है। ग्वाइटर रोग कहलाता है। तो ध्यान रखिए, किसकी कमी से? थायरोक्सिन कम हो जाएगा। थायरोक्सिन कम हो जाएगा तो आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी। आयोडीन कम हो जाएगा तो घेंगा रोग हो जाएगा। तो थायराइड का विस्तार की बात करें कि कमी के कारण होता है तो किसका आएगा? आयोडीन की। किसकी आया? आयोडीन से। तो ध्यान रखिए मित्रों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बार बार पेपरों में पूछा जा रहा है। थायराइड ग्रंथि ग्वाइटर का संबंध किससे? थायरोक्सिन से। थायरोक्सिन का संबंध बता दिया आयोडीन से। ये किसको कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म क्रिया को, यानी उपापचय क्रिया को कंट्रोल करता है। T3 और T4 का संबंध किससे? थायरोक्सिन से। थायरोक्सिन क्या है? थायराइड से। थायराइड कहाँ पाई जाती है? गले में। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। गले के अधर पार्श्व भाग में, अधर पार्श्व भाग में पाई जाती है। और कैसी होती है मित्रों? एच आकार की। कैसी होती है? एच आकार की। और यहाँ पर दो और ग्रंथियां पाई जाती है जिन्हें कहते हैं हम पेराथाइराइड। क्या कहते हैं मित्रों? पेराथाइराइड। तो इस तरह देखो मित्रों, यहां पर आंसर क्या आएगा? इसका 7 का आंसर देखिए आयोडीन। क्या आ जाएगा? आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां। निम्न में से कौन सा हार्मोन शरीर की आधारित उपापचयी दर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 8 नंबर का प्रश्न है जो कि 7वें प्रश्न से जुड़ा हुआ है। और ये भी देखो, मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म क्रिया को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कहाँ, कौन सा हार्मोन? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा मित्रों, कौन सा आएगा? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन आएगा? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का स्रावन कौन करता है? थायराइड। कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। कौन सा करती है? थायराइड ग्रंथि। ध्यान रखिए, इसे जीवन रफ्तार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रफ्तार ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को जीवन रफ्तार ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, जीवन रफ्तार ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड को। ये मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया के दर को क्या करती है? बढ़ाती है, कंट्रोल रखती है। कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। देखो, गर्भधारण परीक्षण में मूत्र किस हार्मोन की उपस्थिति के कारण परीक्षण किया जाता है? कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके परीक्षण किया जाता है? ये बताइए ह्यूमन। देखो मित्रों, यहाँ पर बताया, पूछा गया क्वेश्चन है कि गर्भधारण में जो परीक्षण, गर्भधारण परीक्षण, गर्भधारण परीक्षण में मूत्र किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण करता है? तो गोनेडोट्रोपिक नाम सुना होगा। मूत्र जनन हार्मोन, जनन हार्मोन कहलाते हैं गोनोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पर गोनोट्रोपिक हार्मोन जिसको भी याद है तो सीधा सीधा जी से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिक। HCG, यानी HCG का परीक्षण किया जाता है। ह्यूमन कॉर्टिकोइड गोनेडोट्रोपिक। गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो कौन सा आएगा मित्रों? HGC। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्टेनोग्राफर 2011 में ही आ चुका है। ये गर्भधारण परीक्षण में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो किसका होता है? गोनेडोट्रोपिक का। किसका? ह्यूमन कॉर्टिजन गोनेडोट्रोपिक का हार्मोन का परीक्षण किया जाता है, गोनेडोट्रोपिक यानी जी। ठीक मित्रों, इससे आपको पता लग जाएगा। एडीएच, अभी जस्ट पटवारी के पेपर में कुछ दिनों पहले ही पटवारी के पेपर में एडीएच आया था। एडीएच ये क्या होता है? मूत्र विरोधी हार्मोन। मूत्र विरोधी हार्मोन है मित्रों। कौन है? मूत्र विरोधी हार्मोन। क्या होता है? एडीएच होता है, जो कहाँ? वृक में पाया जाता है। बात करें अपन, नेक्स्ट प्रश्न देखो।
नर के लक्षणों देने वाला हार्मोन, नर लक्षण देने वाला हार्मोन कौन सा है मित्रों? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन। अब आपको पता है नर और मादा, नर और मादा, तो नर में कौन सा होता है? एंड्रोजन, एंड्रोजन बोले या बोले टेस्टोस्टेरोन, और मादा में बोले तो अपन कौन सा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिक रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब किसके अंदर आएंगे? मादा में आते हैं। किस में आते हैं? मादा में आते हैं। जब नर में कौन आता है? दो हार्मोन आ रहे हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो नर लक्षणों को उत्तरदायी होता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, दाढ़ी मूछ, मूछ का आना, आवाज भारी, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का आना, एडम्स एप्पल, उभार, जो एडम्स एप्पल होता है, जो कंठ पर उभार होता है, ये एडम्स एप्पल कहलाता है। ये उभार, एडम्स एप्पल, गले पर, गले का उभार एडम्स एप्पल कहलाता है। तो दाढ़ी मूछ का आना, आवाज का भारी होना, एडम्स एप्पल का उभार बनना कौन करता है? एंड्रोजन करता है। कौन करता है मित्रों? एंड्रोजन। तो नर लक्षण को दर्शाता है, नर लक्षण देखो मित्रों, नर लक्षण कौन दर्शाता है? एंड्रोजन। या तो आपको 3 गलत पता हो या एक सही पता हो, दोनों ही कंडीशन में आप सही आंसर लगा सकते हो। या तो आपको ये पता होता है ये मादा का है, ये भी मादा का है और ये भी मादा का है, तो इसका मतलब नर का कौन सा हार्मोन है? ये एक ही हार्मोन है, यानी नर हार्मोन पूछा है इसने, नर हार्मोन, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है। तो या तो आपको 3 गलत पता हो या एक सही पता हो, दोनों ही कंडीशन में आप सही आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, 11वां प्रश्न की बात कर रहे हैं हम। किसको अक्रियशील तीसरी आंख कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिए, तीसरी आंख। मस्तिष्क के अग्रभाग की बात करें, यहाँ पर मस्तिष्क के मध्य में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है पिनियल। क्या पाई जाती है? पिनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पिनियल ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? इसे तीसरी आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरी आंख। इसे बाई लॉजिकल क्लोक, जैविक लैंगिक घड़ी, या मैं बात करें हम इधर दैनिक जीवन की क्रिया को चलाने वाली। तो ध्यान रखिए मित्रों, पिनियल ग्रंथि, पिलियन ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य में, मस्तिष्क के मध्य में पाई जाती है पिनियल ग्रंथि। इसे तीसरी आंख कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक लैंगिक घड़ी कहते हैं। दैनिक जीवन में क्रिया को चलाने वाली एक रूटीन, डेली रूटीन की क्रिया को, ये दैनिक लेबद्ध क्रिया को, दैनिक लेबद्ध क्रिया को चलाने वाली ग्रंथि कौन सी है मित्रों? पिनियल कहते हैं। और पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। और कहाँ पाई जाती है मित्रों? ये मध्य मस्तिष्क में, मस्तिष्क के मध्य में। ठीक मित्रों, कौन सी ग्रंथि? पिनियल ग्रंथि। 12वां प्रश्न देखिए, अग्नाशय रस कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड या आ जाए इमल्सीकरण, इमल्सीकरण या पयासीकरण या जाए वसा के अणु
वसा के अणुओं को तोड़ना। तो क्या आएगा मित्रों, ध्यान रखिए इसमें, ये सभी क्रियाओं में कौन सा एंजाइम होता है, तो ध्यान रखिए कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए वसा का, किसका, वसा। और वसा को कहते हैं हम मित्रों लिपिड, क्या कहते हैं, लिपिड। ला से ध्यान रखिए, ला से लिपिड और ला से लाइपेज। क्या है मित्रों, ला से लिपिड, ला से लिपिड और ला से लाइपेज, यानी वसा का अपघटन किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा। तो लाइपेज को ये आ गया पहला आंसर आपका। आपको ध्यान रखिए, ला से लिपिड, ला से लाइपेज, और पा से होता है पेप्सिन, पा से होता है पेप्सिन और पा से होता है प्रोटीन, पा से होता है पेप्सिन और पा से होता है प्रोटीन। प्रोटीन का विभाजन कौन किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। तो देखो मित्रों, मादा मानव में स्तन ग्रंथियों का कौन सा प्रकार पाया जाता है, स्तन ग्रंथि यानी दूध ग्रंथि, और थोड़ी देर पहले हमने बताया था तेली ग्रंथि, जो तेलीय ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि। ये क्या है, एप्रोक्राइन, कैसी है, एप्रोक्राइन, कैसी ग्रंथि है मित्रों, एप्रोक्राइन प्रकार की। ये रिट्यूब 2022 में आया हुआ मित्रों, एप्रोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, एप्रोक्राइन ग्रंथि पसीना ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, तेली ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि के रूपांतरण माना जाता है, किसे, एप्रोक्राइन ग्रंथि को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथि का प्रकार है, वेरी गुड। थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया आपने, एप्रोक्राइन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, किसका है, एप्रोक्राइन ग्रंथि। कौन सा मित्रों, एप्रोक्राइन ग्रंथि। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को कंट्रोल करता है, यानी अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, कौन सा। तो ध्यान रखिए अंडाणु किसमें बदला, पहले तो आप ध्यान रखिए अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय कहाँ पाया जाता है, मादा में, किसमें पाया जाता है, मादा में, ठीक। और मादा में अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु बनता है, क्या बनता है, अंडाणु। और अंडाणु का जो निर्माण मादा के अंडाशय में होता है, किसकी सहायता से, एफएसएच, किसे, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या हो जाएगा मित्रों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। तो एफएसएच का निर्माण किसमें होता है, अंडाणु अंडाशय में होता है एफएसएच का। और एसएचएच एलएसएच का हार्मोन जो होता है, एलएच का, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये किसमें होता है, नर में, किसमें होता है, नर में। और मादा में क्या होता है, एफएसएच, फोलिकल पुटिकल हार्मोन, ठीक मित्रों। तो कौन सा आएगा आंसर, फोलिकल पुटिकल हार्मोन, बिल्कुल सही है। आप भी पढ़ रहे हैं 16 नंबर का प्रश्न मित्रों, रक्तचाप को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। ऐसी ग्रंथि बताइए जो क्या करती है, रक्तचाप यानी बीपी को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है मित्रों, बीपी को। रक्तचाप की बात करें, रक्तचाप को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ये हाल ही पेपर में आया हुआ है। तो देखो कौन सी ग्रंथि मित्रों, अग्नाशय ग्रंथि, थैलेमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर कौन सी ग्रंथि आएगी, एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि। इसका दूसरा नाम क्या है, एड्रिनल। क्या आएगा मित्रों, एड्रिनल ग्रंथि। आपको मैंने बताया एड्रिनल ग्रंथि का
एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। इसे 3F व 4S के नाम से भी जाना जाता है, 3F व 4S के नाम से भी जाना जाता है किसे? एड्रिनल ग्रंथि को। और एड्रिनल ग्रंथि जो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है, क्या करती है? एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित करती है। ध्यान रखिए, जीवन रक्षक ग्रंथि, जीवन रक्षक क्या है ये? जीवन रक्षक, जीवन रक्षक ग्रंथि के नाम से, हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ रक्तचाप को कंट्रोल करने में कौन सहायता प्रदान करता है? एड्रिनल। और एड्रिनल कहाँ पाई जाती है? वृक्क के ऊपरी भाग पर, वृक्क के ऊपरी भाग पर, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? अधिवृक्क। क्या पड़ गया मित्रों? अधिवृक्क। और इसी को कहते हैं एड्रीनल, और इसे एड्रिनल कहते हैं। वृक्क के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो यहाँ पर प्रश्न आया है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है? रक्तचाप यानी बीपी को कंट्रोल करने में सहायक होती है। ध्यान रखिए, जीवन रक्षक क्या करती है? जीवन रक्षक ग्रंथि कहलाती है। 4S 3F और 4S के नाम से भी जानी जाती है। फियर, फाइट और फ्लाइट, फियर, फाइट और फ्लाइट, साल्ट, सेक्स, स्ट्रेस, शुगर, इनको कंट्रोल करती है कौन? एड्रिनल ग्रंथि। आप देखो, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए, बेमेल या असुमेलित, असुमेलित यानी बेमेल, जो मिलेगी नहीं, मिलती नहीं है। तो देखो मित्रों, एस्ट्रोजन अंडाशय से, एड्रिनल प्यूज से, थायरोक्सिन थायराइड से, टेस्टोस्टेरोन वृषण से। तो देखो, आप ये जानते हो बिल्कुल सही है, नर हार्मोन है ये, नर हार्मोन बिल्कुल सही है। बात करें थायरोक्सिन थायराइड से, ये भी सही है। और यहाँ पर देखो एड्रिनल, एड्रिनल क्या होती है? यहाँ आ जाएगा वृक्क, क्या कहा जाएगी? वृक्क, वृक्क यानी किडनी, कहा जाएगी? किडनी के ऊपरी भाग पर। तो आपको देखो, एंड्रोजन एस्ट्रोजन ये भी सही है, लेकिन आप आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर? एड्रिनल हार्मोन। कौन सा आएगा यहाँ पर? बेमेल पूछा मित्रों, क्या पूछा? बेमेल, जो मेल नहीं गाता, तो इसकी जगह क्या आएगा मित्रों? इसकी जगह आएगा किडनी। क्या आएगा? किडनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एड्रिनल। कौन सा? बेमेल वाला कौन सा आ जाएगा मित्रों? ये बेमेल, बेमेल में कौन सा आएगा? आंसर 2। तो ये एड्रिनल कहाँ पाई जाती है? एड्रिनल कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपरी भाग पर पाई जाती है, इसीलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखना मित्रों। यहाँ पर बात कर रहे हैं एलर्जी से, रासायनिक एलर्जी क्रिया, कौन सा रासायनिक एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? ये एसआई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एलर्जी से संबंध रखता है, तो एलर्जी से कौन संबंध रखता है? यहाँ पर देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, हिपेरिन नहीं, हेप्टिन नहीं, तो आंसर क्या आएगा? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन किसका संबंध दर्शाता है? एलर्जी से। और इसमें आ जाए प्रतिजन, तो ध्यान रखना आईजीई, क्या? आईजी प्रतिजन, ध्यान रखना आईजी प्रतिजन क्या है? एलर्जी संबंध दर्शाता है। कौन सा संबंध दर्शाता है? एलर्जी। एलर्जी टेस्ट में किसका उपयोग उपस्थित की जाती है? आईजीई। तो ध्यान रखें, एलर्जी टेस्ट हिस्टामिन का संबंध किससे? एलर्जी से। तो आंसर क्या आएगा? हिस्टामिन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि। अभी के जस्ट पेपर में बात करें, कुछ ही दिनों पहले पटवारी का पेपर हुआ है, पटवारी के पेपर में भी इसी प्रकार से प्रश्न आए कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है इसमें से। तो ध्यान रखिए, पूछा निम्न में से एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पहले ग्रंथियां ध्यान रखिए, ग्रंथियों की बात करें, ग्लैंड की ग्रंथि,
ग्रंथि दो प्रकार की, एक तो होती है बहिस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी कौन सी होती है? देखो इधर, लार नलिका की सहायता से, किसके? नलिका की सहायता से हार्मोन रक्त तक। ठीक मित्रों, यह आता बिना नलिका के, बिना नलिका के हार्मोन। देखो मित्रों, ये तो क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि नलिका की सहायता से हार्मोन को कहाँ पहुंचाती है? रक्त तक पहुंचाती है। जबकि ये देखो बिना नलिका के, बिना नलिका के हार्मोन को कहाँ पहुंचाती है? रक्त तक पहुंचाती है। कौन सी? अंतःस्रावी। कौन सी ग्रंथि आएगी मित्रों? अंतःस्रावी। तो लार हुई, दुग्ध ग्रंथि हुई, अशु ग्रंथि हुई, त्वक ग्रंथि, ये क्या है? सारी बहिस्रावी। कौन सी मित्रों? बहिस्रावी। तो आपको ये सारी इसमें क्या है? पीयूष आ जाएगी, थाइमस आ जाएगी, थायराइड आ जाएगी, पिनियल आ जाएगी, एड्रेनल आ जाएगी, पैराथायराइड आ जाएगी। ये सारी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ध्यान रखिए, आपसे पूछे बहिस्रावी, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आप देखो, ये बहिस्रावी, ये भी बहिस्रावी, लेकमाइन अशु ग्रंथि, ये भी बहिस्रावी। क्या है इसका? अशु ग्रंथि। क्या है मित्रों? अशु बहिस्रावी। तो कौन सी पूछी इसने? अंतःस्रावी। कौन सी पूछी है मित्रों? अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी कौन सी है? कौन से आ जाएगा आंसर? पीयूष। यानी आपको पता है ये बहिस्रावी, ये भी बहिस्रावी, ये भी बहिस्रावी। तो अंतःस्रावी कौन सी है? ये कौन सी है? अंतःस्रावी। और इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं मित्रों? मास्टर ग्रंथि। देखो, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि, तो निम्न में से कौन सी? अवटूर। यहाँ पर देखो मित्रों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? 1.5 से 2 किलोग्राम की त्रिभुजाकार। कौन सी होती है? लीवर। कौन सी होती है? लीवर। लीवर ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि होती है। इस तरह की संरचना पाई जाती है, लीवर ग्रंथि की त्रिभुजाकार पाई जाती है। ध्यान रखें, लीवर ग्रंथि, लीवर ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान रखें, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत, जिगर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके पास नाम सुना, एक छोटी संरचना होती है नाशपाती के आकार की। क्या करती है? ध्यान रखें, इसे कहते हैं पित्ताशय ग्लोमोडल। पित्ताशय, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है तो जिगर के पास कौन रहता है? तो जिगर के पास रहता है पित्ताशय। कौन रहता है? पित्ताशय। तो ये क्या बनाता है? पितरस। क्या बनाता है? पितरस। और पितरस को एकत्रित कौन करती है? एकत्रित, इकट्ठा कौन रखती है? पितरस को इकट्ठा कौन रखता है? पित्ताशय। तो ध्यान रखिए, पितरस का संग्रह, तो पितरस का संग्रह, पितरस संग्रह कहाँ होता है मित्रों? पितरस का संग्रह कहाँ होता है? पित्ताशय में। बनाता कौन है? बनाता कौन है? बनाता कौन है? लीवर। रहता कहाँ है? यह। तो ध्यान रखिए, यकृत, यकृत की बात करें, यकृत शरीर की जैविक प्रयोगशाला है। जैविक प्रयोगशाला, ध्यान रखिए, शरीर की जैविक प्रयोगशाला कौन है? लीवर होती है। 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। ध्यान रखिए, इसमें कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, जहरीले पदार्थ का निरविशीकरण करती है। दूसरा, अमोनिया का निर्माण अपघटन करती है, यूरिया का निर्माण करती है, हिपेरिन का निर्माण करती है। यह पर ध्यान रखिए, जहरीले पदार्थ का सेवन करने से मृत्यु की जांच भी किससे होती है? लीवर से होती है। लीवर का अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है।
तो ध्यान रखिए शरीर की क्या कहलाती है, जैविक प्रयोगशाला कहलाती है। लीवर, ध्यान रखिए सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, कौन सी आएगी मित्रों, लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी जाएगी, लीवर मानी जाती है। तो और अगर वो पूछता बहिस्त्रावी, तो बहिस्त्रावी में कौन सा नाम दे देता तो कौन सी आती, थायराइड, बहिस्त्रावी में कौन सी आ जाती, थायराइड। और वैसे अब मिश्रित ग्रंथि, ये तो कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि, ये क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और ये तो है मास्टर ग्रंथि। और ये जो लीवर है बाह्य व पाचक, बाह्य व पाचक ग्रंथि, कौन सी, बाह्य व पाचक ग्रंथि, कौन सी, लीवर। तो ध्यान रखिए मित्रों, लीवर बाह्य व पाचक ग्रंथि कहलाती। अब देखो आयोडीन, आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। आयोडीन किसमें पाया जाता है, आपको वैसे ही याद है, ये तो थायरोक्सिन के कारण, थायरोक्सिन में आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन हो गया। और थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है, किससे स्रावित होता है, थायराइड से आता है। किससे हो रहा है, थायराइड से हो रहा है थायरोक्सिन हार्मोन। इसमें क्या होता है, आयोडीन, और आयोडीन की मात्रा को, आयोडीन, आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित, इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंगा रोग क्या हो जाता है मित्रों, घेंगा, गलगंड या ग्वाइटर रोग हो जाता है थायरोक्सिन कमी से। बच्चे गूंगे बहरे, बच्चों में गूंगे बहरे होने का लक्षण किसके अंदर कारण होता है, थायरोक्सिन के कारण। किसके कारण हो रहा है मित्रों, थायरोक्सिन के कारण। देखो अंग तंत्र का संबंध उसी प्रकार है जैसे, अंग तंत्र का संबंध, अंग और तंत्र, अंग अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसी प्रकार होता है कोशिका और उत्तक का संबंध। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उसी प्रकार अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। कोशिका से उत्तक बनते हैं और उत्तक, जिस प्रकार अंग और तंत्र से शरीर बनता है, वैसे ही यहाँ पर बात करें कोशिका और उत्तक का निर्माण से क्या हो जाए, तंत्र का निर्माण होता है। ये भी मित्रों बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आप, लोह तत्व Fe आयरन, Fe का इकट्ठा होना स्प्लीन के अंदर, तिल्ली के अंदर, स्प्लीन के अंदर माना जाता है। किसके अंदर आएगा, तिल्ली, क्या आएगा, तिल्ली। बिल्कुल सटीक आंसर क्या आएगा, मनुष्य में लोह तत्व की इकट्ठा करने का मुख्य अंग कौन सा है, तो लोह तत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, इकट्ठा होता है तिल्ली के अंदर। किसके अंदर होता है, तिल्ली के अंदर लोह तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्रंथि के लिए असत्य कथन। तो ध्यान रखिए, आप प्रश्न को पूरा पढ़िए, एंड तक देखिए। आप एड्रिनल ग्रंथि के लिए असत्य, सत्य नहीं है, असत्य कथन बताइए। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाती है, टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, अधिवृक्क भी इसका नाम था। 3F भी है, 4S के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो 4S ग्रंथि ये रहा, बिल्कुल सही है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, ये गले में स्थित होती है, उपरोक्त सभी। तो एड्रिनल के लिए असत्य कथन, तो एड्रिनल के लिए असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पर 4S से थायरोक्सिन का स्त्रवण करती है, या एड्रिनल ग्रंथि थायरोक्सिन का स्त्रवण करती है, ये भी गलत है। और गले में स्थित होती है, ये भी गलत है। तो कौन सा गलत है, यहाँ पर ये 4S और 3S के नाम, 3F और 4S के नाम से ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखें मित्रों, यहाँ पर प्रश्न ये गलत हो जाएगा, सही यहाँ पर सत्य आ जाएगा, सत्य कथन। तो कौन सा आंसर आएगा मित्रों, यहाँ पर बिल्कुल 4S ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। 3F और 4S ग्रंथि के नाम से किसे जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को जाना जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन
कहाँ पर का स्त्रवण कौन करता है? थायराइड करता है। कौन करता है? थायराइड करता है। ठीक। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायरोक्सिन पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायरोक्सिन पाई जाती है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो फिर कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ये आंसर आएगा। आगे मित्रों मिस प्रिंटिंग हो गया, ध्यान रखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? थायरोक्सिन स्त्रवण नहीं करता है एड्रिनल, क्योंकि एड्रिनल तो क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि करती है एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन। और एक होता है नॉर एड्रिनलिन। एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रवण करता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रवण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो सत्य कथन होगा, इसे 4S के नाम से भी जाना जाता है। कि 4S का अर्थ क्या होता है मित्रों? सेक्स, शुगर, साल्ट और स्ट्रेस, इन सबको कंट्रोल कौन करती है? एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो ध्यान रखिए मित्रों, इसलिए इसे 4S के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर देखो स्त्रियों में रजोनवृत्ति, ध्यान रखिए मित्रों, ऋतु स्त्राव अलग होता है, रजो दर्शन अलग होता है, और एक रजोनवृत्ति ये अलग होता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, स्त्रियों में रजोनवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रजोनवृत्ति को दर्शाता है? अगर आपको पहले चारों ऑप्शन में एक सबसे बड़ा दिख रहा है, तो देखो ये तो नर हार्मोन है, ये तो क्या है? नर हार्मोन। और बात किसकी की जा रही है? स्त्री की। तो एक तो पहले ही ऑप्शन काट दो। दूसरा इसमें से एक इनमें से आ गया प्रोजेस्टेरोन, ये दुग्ध हार्मोन हो गया। और एस्ट्रोजन, तो कौन सा हार्मोन स्त्रियों में रजोनवृत्ति के लिए पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा आ जाएगा मित्रों? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो सही का आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब बात कर रहे हैं मित्रों, देखो कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है या कहलाता है? तो ध्यान रखिए ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से आ रहा है। लड़ो या उड़ो, या करो या मरो, करो या मरो, उड़ो, लड़ो या उड़ो के नाम से जाने वाला हार्मोन कौन सा हार्मोन है मित्रों? जरिए बताओ। तो आंसर, सटीक आंसर कौन सा आएगा? एड्रिनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन किससे स्त्रावित होता है? थोड़ी देर पहले ही बताया मित्रों। एड्रिनलिन हार्मोन किससे स्त्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि का नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। और अधिवृक्क ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। ऑक्सीटोसिन, ध्यान रखो, ये तो रिलैक्सिन हार्मोन से संबंध रखता है, दुग्ध से स्त्रवण संबंध रखता है, ये महिलाओं में मासिक चक्र से संबंध रखता है। इंसुलिन आप जानते हो डायबिटीज, मधुमेह या शर्करा को कंट्रोल करता है। ये रजोनोवृत्ति को कंट्रोल करता है, मध चक्र को कंट्रोल करता है। बात करें तो ऋतु स्त्राव को कंट्रोल कर रहा है। ये इंसुलिन शर्करा को कंट्रोल कर रही है। ये रिलैक्सिन हार्मोन मांस में, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन और दुग्ध स्त्रावण में और पेशियों में संकुचन, गर्भाशय की पेशियों में संकुचन को कंट्रोल करता है। तो पूछा लड़ो और उड़ो के नाम से जाना जाता है कौन सा? एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक। क्या कहते हैं मित्रों? जीवन रक्षक। तो जीवन रक्षक एक तरह से कौन सा आंसर आएगा? एड्रिनल ग्रंथ। कौन सा आएगा मित्रों? एड्रिनल। हम बात कर रहे हैं 27वें नंबर के प्रश्न की मित्रों। ये ग्रंथियों से, मानव ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न का जिक्र किया जा रहा है जो पुरानी भर्तियों में आया है। इसी तरह प्रकार से नए प्रश्न मिलेंगे आपको। ये किस प्रकार से चेंज होते हैं इनको समझना है आपको। इनका उत्तर कैसे निकाला गया वो समझिए आप। निम्न में से किस एंजाइम को आणविक कैंची, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, आणविक कैंची, आणविक कैंची यानी डीएनए खंड को
तोड़ने वाली, डीएनए खंड को तोड़ने वाली आणविक कैंची कहलाती है। आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो ध्यान रखें, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या नाम है मित्रों? डीएनए खंड है। जैसे देखो आप डीएनए खंड बात कर ली मैंने, PQRST। अब ये डीएनए खंड को मेरे को यहां तोड़ना है, मान लो ये वाला डीएनए खंड तोड़ना है, इसको हटाना है। इस डीएनए खंड को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तोड़ने के लिए, इसे तोड़ने के लिए, इसको भाग को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा मित्रों? इसका उपयोग किया जाएगा किस तरह? रिस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तोड़ने में सहायक। तो ध्यान रखिए, जोड़ने की बात आ जाए, जोड़ने वाला एंजाइम कौन है मित्रों? तो बताइए जोड़ने वाला कौन है? तो ये वाले जो खंड है PQRS, P और यहां पर हो गया Q, तो ये वाला Q आ गया, QRST। ये जो जोड़ा गया है, ये वाला भाग जोड़ा गया है, जोड़ने वाला आ गया लाइगेज। क्या आएगा मित्रों? लाइगेज। अगर जोड़ने की पूछ ले तो क्या पर लगाओगे? लाइगेज पर। किस पर लगाओगे? लाइगेज पर। जोड़ने की पूछे तो लाइगेज पर लगाना, किस पर लगाओगे? लाइगेज पर। और तोड़ने की यानी कैंची काटने की बात का है, तोड़ने की बात आए तो क्या आएगा? रिस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यदि जोड़ तोड़ने की बात आएगी, काटने की बात आए या तोड़ने की बात आए तो कौन आएगा? डीएनए खंड काटने या तोड़ने की बात आ जाए तो कौन आएगा? रिस्टिकेशन एंडो एंजाइम। ये जोड़ने, डीएनए खंड को जोड़ने के लिए, डीएनए खंड को जोड़ने के लिए कौन आएगा? लाइगेज। तो अभी कौन सा पूछा? आणविक कैंची पूछा मित्रों। कैंची काय के लिए होती है? काटने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? रिस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो जनरली आपने पढ़ चुके हो ये। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो कौन सी आएगी? पीयूष ग्रंथि। कौन सी आएगी? पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। ये कहाँ पाई जाती है? अमाशय के नीचे। ये कहाँ पाई जाती है? गले में। ये पकाया जाए वृक्क के ऊपर। तो सबसे छोटी ग्रंथि क्या आ जाएगा मित्रों? पीयूष ग्रंथि। ये नहीं आएगा तो आंसर क्या हो जाता? पिनियल हो जाता। क्या हो जाता? पिनियल। पीयूष ग्रंथि की जगह क्या आ जाता? फिर पिनियल आ जाता। अभी क्या है? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। सब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मटर के दाने के समान, दाने समान, मटर के दाने के समान होती है। और इसका भार कितना होता है मित्रों? 0.5 से 0.6 ग्राम। 0.5 से 0.6 ग्राम भार वाली। ध्यान रखिए, पीयूष ग्रंथि की बात करें, इस तरह की पूजा दो पालियां होती है और यह स्फिनोइड से अस्थि जुड़ी होती है। मस्तिष्क के स्फिनोइड अस्थि से कौन सी ग्रंथि जुड़ी होती है? तो ध्यान आप पूछ ले आपसे तो पीयूष ग्रंथि। स्फिनोइड क्या कहलाता है? स्फेनोइड अस्थि से जुड़ी होती है। सेला टर्सिका कहलाता है। क्या कहलाता है? सेला टर्सिका। तो ध्यान रखिए मित्रों, आपसे पूछ ले सेला टर्सिका का नाम, स्फेनोइड का नाम, तो किससे आएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शरीर का तापक्रम कंट्रोल करने वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का एक प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ प्रश्न है। सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर आया हुआ प्रश्न है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ताप कंट्रोल करने वाली ग्रंथि। तो कौन सी है मित्रों? ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। कौन सी मित्रों? थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को ध्यान रखें, ये ताप, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी,
को कंट्रोल करती है। ध्यान रखें, इसे सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। ये कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर। ध्यान रखिए, मास्टर कौन है? मास्टर तो कौन है? पीयूष। और ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर। तो कौन सा आ जाएगा? हाइपोथैलेमस। कौन सा आ जाएगा आंसर? हाइपोथैलेमस। मास्टरों का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। देखो मित्रों, थायराइड, यहाँ पर थायरोक्सिन का T4 तथा आइडोथायरोइन T3, ट्राई आइडोथायरोइन और थायरोक्सिन T4 के अतिरिक्त थायराइड हार्मोन स्रावित करता है। थायरोक्सिन, बात करें हम थायरोक्सिन की, किसकी? थायराइड, थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्रंथि करती है थायरोक्सिन। क्या करती है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन जो बना होता है मित्रों, T3 व T4 से बना होता है। T3 व T4 से बना होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक पता, कैल्सीटोनिन। कौन सा आता है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है मित्रों, ये कैल्शियम को कंट्रोल करता है। कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा को, किसको मित्रों? कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। कौन सा? कैल्सीटोनिन। कौन सा आ जाएगा मित्रों? कैल्सीटोनिन हार्मोन कैल्शियम को कंट्रोल करता है, कैल्शियम आयनों को नियंत्रित करता है। तो आपसे पूछ ले थायरोक्सिन में, तो ध्यान रखिए थायराइड ग्रंथि किसका? कैल्सीटोनिन हार्मोन का भी स्रावण करता है। अब बात कर रहे हैं मित्रों, देखो कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण करती है? कौन सी ग्रंथि दुग्ध हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, कंट्रोल करती है? स्त्रवण आ जाए, आपको ध्यान रखें, यहाँ पर स्त्रवण आ जाए या आ जाए नियंत्रण। क्या आ जाए मित्रों? नियंत्रण। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का? नियंत्रण किया जाता है कौन सी ग्रंथि के द्वारा? तो ध्यान रखिए कौन सा आएगा आंसर, यहाँ पर बताए पीयूष ग्रंथि। कौन सा आंसर आएगा? पीयूष ग्रंथि। थायराइड नहीं कर सकती, पैराथायराइड नहीं करती, एडिनल नहीं करती। कौन से? ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध का स्त्रवण, निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण करती है। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। कौन सी आएगी मित्रों? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि किसका करती है? ऑक्सीटोसिन या दुग्ध हार्मोन स्त्रवण में सहायक होती है। थायराइड ग्रंथि नहीं होगी, पैराथायराइड नहीं होगी। ये कैल्शियम और फॉस्फेट को, ये किसको रखती है? कैल्शियम व फॉस्फेट को नियंत्रित करती है। थायराइड पता है आपको? आयोडीन, ठीक। और यहाँ पर पता है एडिनल, तो पता ही है 3F और 4S ग्रंथि होती है एडिनालिन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा? दुग्ध निष्कासन में सहायक कौन सा आंसर आएगा? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि की बात करें मित्रों, पीयूष ग्रंथि की यहाँ पर बात करें तो पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली। कौन सी पाली? पश्यपाली। पश्यपाली कौन सा स्त्रवण करती है? ऑक्सीटोसिन। पश्यपाली से क्या कंट्रोल होता है? ऑक्सीटोसिन कंट्रोल होता है। बात करें वो किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति और उत्तेजना अनुभव होती है? हार्ट बीट को बढ़ाने वाला, हृदय को बीपी को बढ़ाने वाला, हार्ट बीट को बढ़ाने वाला, इन दोनों को बड़ा उत्तेजित कर देता है, अनुभव होता है। किसके द्वारा? कोर्टिसोल के द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, कोर्टिसोल के द्वारा, इंसुलिन का, एड्रेनालिन के द्वारा। तो टेस्टोस्टेरोन हो नहीं सकता। इंसुलिन शर्करा को कंट्रोल करता है, आपको पता है। कोर्टिसोल होगा नहीं तो कौन सा आएगा? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करता है? आपको बीपी भी बढ़ाता है और हार्ट बीट भी बढ़ाता है। यानी क्या करता है? उत्तेजना बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? उत्तेजना, यानी संघर्ष,
लड़ाई, पलायन को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? यहाँ पर एचवीपी को कौन बढ़ा रहा है? यहाँ पर एड्रेनलिन। कौन बढ़ाता है? एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रेनल ग्रंथि से। किससे हो रहा है? एड्रेनल ग्रंथि से। ठीक, इसलिए इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। बात कर रहे हैं, देखो मानव ग्रंथि में कौन सा एमिनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित हो जाता है? मानव ग्रंथि में कौन सा नियोन जो होता है नया, कौन सा एमिनो अम्ल? जल्दी बताइए मित्रों, मैं पानी पीता हूं जब तक। आंसर बताइए इसका। नियोन कौन सा हार्मोन है जो मानव में, नियोनिन का हार्मोन का बताइए, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि मानव ग्रंथि में कौन सा एमिनो नियासिन में परिवर्तित हो जाता है? नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो नियासिन में परिवर्तित हो जाता है? नियासिन में परिवर्तित होने वाला कौन सा हार्मोन है मित्रों? तो कौन सा नियोसिन में परिवर्तित होने वाला कौन सा है? ट्रिप्टोफेन। कौन सा मित्रों? ट्रिप्टोफेन। ये वैसे अलग टॉपिक है, ये साइंस वाले पेपरों में, प्रयोगशाला सहायक पेपरों में आता है। ये एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्लों का नियासिन में परिवर्तित हो गया और ये ट्रिप्टोफेन आता है। कौन सा आएगा? ट्रिप्टोफेन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें मित्रों, कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हिट में आया हुआ प्रश्न है, तो ये तो आपको आता ही है। ल्यूटिनाइजिंग थोड़ी देर पहले ही बात करी हमने। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये लैंडिंग कोशिकाओं के टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में सहायक है। ये तंत्रिका हार्मोन है, ये ग्राफिल कुटिकल से स्रावित होता है, ये एफएसएस के साथ संदर्भ नहीं होता। तो कौन सा हार्मोन कथन सत्य है? तो सही प्रश्न बताना है। तो लीडिंग कोशिका के टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में सहायक होता है। कौन सा आंसर आएगा इसमें मित्रों? इसका पहला ही आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल कथन सही है, ल्यूटिनाइजिंग एलएच। क्या आ जाएगा मित्रों? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ये नर हार्मोन की बात करें, नर हार्मोन को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? नर हार्मोन। तो ध्यान रखिए इसका आंसर कौन सा है? लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है ये मित्रों? लीडिंग सेल पाई जाती है वृषण में। कहाँ पाई जाती है? वृषण। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन, ध्यान रखिए, एस्ट्रोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है मित्रों? जल्दी बताइए। एस्ट्रोजन, पहले तो एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है ये बताइए। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता है, एंड्रोजन तो पुरुष में, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसमें? महिला में पाया जाता है। और महिला में जो कॉर्पस पुटिका बनती है एस्ट्रोजन का, कॉर्पस ल्यूटियम जो बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए मित्रों, शरीर का अंग जिसमें विटामिन का संश्लेषण होता है। ये प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है, संश्लेषण करने वाला और एकत्रित रखने वाला। तो देखो यहाँ पर त्वचा भी बिल्कुल सही आंसर है और लीवर भी बिल्कुल सही है। विटामिन ए और विटामिन डी ऐसी ग्रंथि जो क्या करती है? डीएनए का संग्रह करती है। डीएनए का क्या करती है? संग्रह कर सकती है, इकट्ठा रखती है, संग्रह कर सकती है, इकट्ठा रखती है। तो कौन सी ग्रंथि है यहाँ पर? लीवर भी आएगा आंसर। और ध्यान रखिए संश्लेषण में सहायक है, तो कौन सी? त्वचा। तो ध्यान रखिए त्वचा एक सबसे बड़ा अंग स्तर है। त्वचा सबसे बड़ा अंग स्तर है जो क्या करता है? डीएनए डी का, यानी विटामिन डी का संश्लेषण करता है। विटामिन डी का क्या करता है मित्रों? संश्लेषण करता है। और ध्यान रखिए यकृत, लीवर, ये विटामिन ए व डी की बात करें, विटामिन ए व डी तो से संबंध रखती है। कौन सी ग्रंथि आ जाएगी? यकृत। तो यहाँ पर इकट्ठा या एकत्रित रखना का कार्य भी कौन करता है? यकृत करती है। और ध्यान रखिए संश्लेषण का कार्य कौन करता है? यहाँ संश्लेषण कार्य त्वचा करती है। यदि अगले प्रश्न में त्वचा नहीं हो तो आंसर क्या आएगा मित्रों? लीवर आएगा। अगर वो लीवर है
और त्वचा भी है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी कौन आएगी? त्वचा आएगी, क्योंकि संश्लेषण अंग स्तर, सबसे बड़ा अंग स्तर कौन सा है मित्रों? सबसे बड़ा अंग स्तर कौन सा है हमारा? त्वचा है, और त्वचा में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, और ये विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक भी होता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिए, आपको त्वचा, यकृत, थाइमस, एडिनल आ जाए तो आंसर क्या आ गया? त्वचा आ गया। यदि त्वचा नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा? फिर आपका लीवर आएगा। और आपसे पूछ ले संग्रह रखने वाली ग्रंथि का नाम बताइए, तो संग्रह रखने वाली ग्रंथि कौन आएगी मित्रों? लीवर आएगी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न। थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन नहीं है, या देखो मित्रों क्या पूछ रहा है? नहीं है। कौन सा? थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन ये है, T3 है, T4 है, थायरोकैल्सिटोसिन है, और हाइओफायोसेक्टोमिन नहीं है, हाइओफायोसेक्टिन है, टेट्रा4 भी है, टेट्रा3 भी है, थायरोकैल्सिटोनिन भी है। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो कौन सा आंसर आएगा? नहीं है। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें? हाइओफायरोसेक्टिन आ जाएगा। ठीक मित्रों, देखो इधर निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया, अभी हाल ही में पेपरों में, पटवारी के पेपर में भी ऐसे ही सेम ऊपर से पूछा गए हैं सारे प्रश्न। अभी अंदर इतना डीपली पूछा नहीं गया पटवारी तक के पेपरों में। तो आगामी पुलिस, राजस्थान पुलिस की भर्ती में वापस रिपीट हो सकता है प्रश्न। मानव ग्रंथि में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपको पता है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपको मैंने बताया अंतःस्रावी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बहिस्रावी है। अंतःस्रावी नहीं है, अंतःस्रावी नहीं है ये बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो बहिस्रावी है। क्या होगी? बहिस्रावी होगी। अब आपको पता है बहिस्रावी कौन सी है? इसमें लार ग्रंथि क्या होती है? बहिस्रावी। लार ग्रंथि क्या है? बहिस्रावी। और आपसे ये पूछा, ये पीयूष क्या? अंतःस्रावी। थायराइड भी अंतःस्रावी, वृक भी अंतःस्रावी, तो ये क्या है? लार ग्रंथि क्या है? बहिस्रावी। और बहिस्रावी के बताया, लार बताया आपको, दुग्ध बताया है, अशुद्ध ग्रंथि बताइए, और त्वक। ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। और पूछा है अंतःस्रावी नहीं है, इसका मतलब बहिस्रावी है, तो बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी यहाँ पर? लाल। तो मित्रों इस प्रकार देखो आप 39 प्रश्न तक पहुंच चुके हो। 39 प्रश्न तक आप पहुंच चुके हो। मानव में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, तो मानव में इंसुलिन कहाँ बनता है? महिला सुपरवाइजर पेपर में आया, इंसुलिन कहाँ बनता है? तो इंसुलिन बनता है अग्नाशय द्वारा। कहाँ बनता है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय का नाम क्या है? पेंक्रियाज। क्या कहते हैं मित्रों? पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज में क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये बीटा कोशिका से क्या बनता है मित्रों? इंसुलिन बनता है। क्या बनता है? इंसुलिन। क्या बनता है? इंसुलिन बनता है। ये ग्लूकोज को, ये क्या करता है? ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज को काय में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। काय में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। अब इसकी कमी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो उसमें रोग को क्या कहते हैं? मधुमेह। क्या कहते हैं मित्रों? मधुमेह या डायबिटीज। ग्लाइकोसूरिया पढ़ा है आपने मित्रों? यहाँ पर देखिए आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो थायरोक्सिन है, एक एमिनो अम्ल का प्रकार है, एक पेप्टाइड प्रकार है। किस प्रकार का प्रश्न है? आयोडोथायरोडिन किस प्रकार का हार्मोन है? जरा बताइए। थायरिन जो हार्मोन है किस प्रकार का हार्मोन है? किस प्रकार का एसिड है? जरा बताओ मित्रों। थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रावन कौन करता है? थायराइड करती है। कौन करती है? थायराइड करती है। थायराइड ग्रंथि करती है। आयोडीन के हार्मोन जो होती है थायराइड निकालती है। और ये किस प्रकार? शर्करा का है, एमिनो अम्ल है, एस्टर है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड नहीं है, एस्टर बंद नहीं पाया जाता, शर्करा यानी बंद नहीं पाया, तो कौन सा बंद है? एमिनो अम्ल। कौन सा बंद पाएगा? एमिनो अम्ल बंद किसा? आयोडीन युक्त रहता है। थायरोक्सिन में कौन सा है? एमिनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है मित्रों? एमिनो अम्ल। इस प्रकार देखिए मित्रों,
हमने 40 प्रश्न यानी 40 प्रश्न ग्रंथियों से संबंधित कर दिए। किससे? ग्रंथियों से संबंधित 40 प्रश्न कर दिए। तो इन प्रश्नों को आप ढंग से एनालिसिस कीजिए, कहाँ आपकी कमी रहेगी देखिए, तैयारी कीजिए, कहाँ कमी रहेगी उसे खोजो और दूर करो, क्योंकि आप जब तक कमी नहीं खोजोगे तब तक आपको इनके आंसर सटीक नहीं पता लगेंगे और आपकी तैयारी आगे वाली तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने आते हैं दोबारा इसी प्रकार एक टॉपिक को संपूर्ण 40 प्रश्नों में लेकर। नमस्कार।